नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई अकेडमी। और बच्चों, हम लोग अपनी नीट क्लास 12 की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और आज हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ने वाले हैं सीड एंड फ्रूट के बारे में। ठीक है, सो आज की जो क्लास है उसमें हम पूरा का पूरा कर देने वाले हैं सीड और फ्रूट वाले टॉपिक को। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर और बचेगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में डिस्कस करेंगे और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, चलिए सो बच्चों पहले सीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीड का हमें एक बात बहुत पहले से ये चीज पता है, क्लास 10 से हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैम ओवरी होती है ना। ओवरी किसका पार्ट है? ओवरी जो पार्ट है वो होती है कार्पेल का पार्ट और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि जो प्लांट्स हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। टू फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। किसकी बात हो रही है बच्चों? यहां पर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो कौन से दो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं? हमें पता है एक फाइनल प्रोडक्ट होता है मैम सीड और दूसरा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अपना फ्रूट। देखते हैं बनते कैसे हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है बच्चों वो कन्वर्ट होता है सीड के अंदर और ओवरी जो है वो बनाती है फ्रूट। ठीक है, ये चीज हमें बहुत पहले से पता है। आइए सीड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो इन्हीं पर बेस्ड हैं। देखिए, सीड को क्या बोल सकते हैं बच्चों? सीड का दूसरा नाम मैम हो सकता है यहां पर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि हमें पता है ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो ही कन्वर्ट होता है अपना किसमें? सीड के अंदर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। जो अपने एंजियोस्पर्म्स होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फाइनल प्रोडक्ट है। ये चीज भी हमें क्लियर है। अब यहां पर अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो हमें एक और पॉइंट यहां पर क्लियर है कि मैम जो अपनी सीड होगी ना वो हमेशा फ्रूट के अंदर ही बनने वाली है। आप देख सकते हैं जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों? ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है अपना ओवरी के अंदर। इसीलिए जब फ्रूट बनेगा तो सीड्स कहां होंगे? सीड्स मिलने वाले हैं हमें फ्रूट के अंदर। दीज आर प्रेजेंट, these या seeds are present inside the fruit, seeds are present inside the fruit, है ना। बाहर नहीं मिलेंगे, फ्रूट के अंदर ही हमें क्या मिलने वाली है? फ्रूट के अंदर ही हमें मिलने वाली है सीड। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है हमें पता होना चाहिए कि सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सीड एंड फ्रूट। वो भी यहां पर क्लियर है। ओवरी बाहर होती है तो फ्रूट बाहर होगा और ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है तो सीड कहां बनेगा बच्चों? सीड जो है वो अपना बनने वाला है फ्रूट के अंदर। ये बातें बच्चों यहां पर हमें बिल्कुल ही क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आगे स्ट्रक्चर की। देखिए अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी सीड के, बच्चों यहां पर होने वाले हैं अपने दो मेन कंपोनेंट्स। देखिए सीड में हमें मिलने वाला है एक सीड कोट, है ना, जो सीड का बाहर का कवर होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है बच्चों एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को हम प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मैम एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों एम्ब्रियो के? एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर एम्ब्रियो एक्सिस, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैम कॉटिलिडन्स। अगर डायकॉट की बात करते हैं तो वहां पर हमें मिलेंगे दो कॉटिलिडन्स, अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो वहां पर हमें सिंगल कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। सीड में सीड के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है सीड का कवर, इस तरीके से बाहर एक सीड कोट मिलेगा और उसके अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों हमारा क्या? उसके अंदर मैम हमें मिलने वाला है इस तरीके से एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट है, एक ये पार्ट जिसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़ के गए हैं। ये कौन सी सीड है बच्चों? ये है मैम अपनी डायकॉट की सीड। कैसे पता? क्योंकि मैम लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं कि डायकॉट की सीड में या डायकॉट के एम्ब्रियो के पास दो कॉटिलिडन्स मिलेंगे, 1 and 2। सो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस
दीज आर 2 कॉटिलिडन्स एंड बच्चों ये बाहर क्या है, ये है अपनी सीड कोट। ठीक है, सो ये हो गया है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर किसी भी सीड का। ये हमने बना लिया है डाइकॉट सीड को। और मोनोकॉट सीड में क्या डिफरेंस होगा बच्चों, मोनोकॉट सीड के अंदर हमें मिलने वाला है मोनोकॉट एम्ब्रियो, यानी कि वहां पर देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलिडन। ठीक है, सो ये चीज हमें यहां पर बिल्कुल ही बच्चों क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब बच्चों यहां पर डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक मोनोकॉट सीड का डायग्राम देख लेते हैं और एक यहां पर हम बना लेते हैं डाइकॉट सीड का डायग्राम, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं और ये चीजें हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट सीड की, अब आपको एक चीज यहां पर क्लियर है कि मैम मोनोकॉट सीड के ऊपर कवर मिलने वाला है ना, कवर तो मिलेगा ही, सीड बना रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, सीड के ऊपर इस तरीके से कवर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा बच्चों, मैम एक होगा अपना एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके साथ होगा कॉटिलिडन। अगर बात कर रहे हैं मोनोकॉट की सीड की तो यहां पर मैम सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेगा। सो देखिए इस तरीके से बच्चों ये यहां पर है अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, यहां पर पता है एम्ब्रियो क्या पार्ट होता है बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट होता है प्लम्यूल और एक पार्ट यहां पर होता है अपना रेडिकल। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्लम्यूल को कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, और इसी तरीके से रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो ये हो गई है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और हमें पता है कि मैम मोनोकॉट सीड के अंदर जनरली जो एक कॉटिलिडन देखने के लिए मिलता है वो होता है इस तरीके से यहां पर शील्ड शेप का, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, है ना। यहां पर ये जो एक सिंगल कॉटिलिडन है बच्चों, ये जो सिंगल कॉटिलिडन है इसको क्या बोलने वाले हैं, इसका नाम है स्कूटेलम, है ना। ग्रास फैमिली के अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम। तो ये हो गया है अपना कॉटिलिडन। सो अभी हमने ये देख लिया है कि मैम मोनोकॉट सीड के अंदर हमने एम्ब्रियो तो बना लिया है, एम्ब्रियो के दोनों पार्ट्स हमने बना लिए हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को भी ड्रॉ कर लिया है और मैम यहां पर हमने कॉटिलिडन को भी ड्रॉ कर लिया है। अब बच्चों मोनोकॉट सीड की एक स्पेशलिटी होती है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी बच जाता है। सो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये अलग से एक पोर्शन इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये है अपना एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जनरली तो क्या होना चाहिए बच्चों, एंडोस्पर्म को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है मैम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसके लिए है ये। जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या करता है, वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। बट मोनोकॉट की सीड में बच्चों, तो आप इसको ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं कि मोनोकॉट की जो सीड है उनके पास एक ही कॉटिलिडन है, इसका मतलब उनको ज्यादा खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो जनरली ऐसे देखने के लिए मिलता है कि मोनोकॉट सीड्स के अंदर मैम कॉटिलिडन भी एक है और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा एंडोस्पर्म भी बच जाता है। सो दिस इज एंडोस्पर्म। और ये क्या है बच्चों, ये होती है बेसिकली सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा फ्यूज्ड होती हैं इस तरीके से, है ना, बिल्कुल ये आपस में चिपकी हुई होती है मोनोकॉट्स के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने ब्लू कलर की यहां पर ड्रॉ की है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली है एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीन रिच एक लेयर होती है, ठीक है, एल्यूरोन लेयर है ये वाली, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहां पर एंडोस्पर्म को इसने क्या किया हुआ है, एंडोस्पर्म को इसने कवर किया हुआ है इस तरीके से। सो दिस इज एंडोस्पर्म। इससे हमें एक चीज और क्लियर होती है बच्चों, अभी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, कि जो मोनोकॉट्स की सीड होती है जनरली दे आर एंडोस्पर्मिक, है ना। एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद भी यहां पर बच जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब चलिए एक यहां पर डाइकॉट की सीड बना लेते हैं। देखिए डाइकॉट की सीड बहुत सिंपल है बनाना, हमें पता है डाइकॉट की सीड में मैम इस तरीके से हमें मिलेंगे 2 कॉटिलिडन्स, ठीक है, और यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर कहीं होगा अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और ऊपर से मिलने वाली है हमें सीड कोट, ठीक है। सो क्या क्लियर हो गया है, अब एक चीज क्लियर हो गई है मैम, किसी भी सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपना सीड कोट और दूसरी चीज होती है अपना एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के 2 पार्ट कौन से होते हैं बच्चों, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं मैम एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियो का दूसरा पार्ट होता है मैम कॉटिलिडन्स। ये क्या है, कॉटिलिडन्स।
डायकॉट सीड में अगर डायकॉट का एम्ब्रियो है तो ऑब्वियसली बच्चों 2 कॉटिलिडन्स देखने के लिए मिलेंगे, और मोनोकॉट की सीड में हमें एक सिंगल कॉटिलिडन ही देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर आप आइडिया लगा सकते हैं बच्चों कि मैम जो डायकॉट्स की सीड होती है जनरली दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि यहां पर हमें इस सीड में कोई भी एंडोस्पर्म नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सो ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? सीड क्या है, सीड मोनोकॉट में कैसी मिलती है और डायकॉट में हमें कैसी सीड देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए इसी बेसिस पर बच्चों जो हमने डायग्राम पढ़ा है, इसी बेसिस पर हम ये देखते हैं कि जनरली हमें 2 टाइप की सीड्स देखने के लिए मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंट या रिमेन्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, देखिए ऐसी सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उनको बोलते हैं बच्चों एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर यहां लिख लेते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसी सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और बच्चों ऐसी सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो गया है उनको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, या फिर बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, सो ये नाम से ही देखिए क्लियर है, नाम से ही ये चीज क्लियर है। एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म वाली सीड्स, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इन सीड्स के अंदर हमें एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए चलिए बात कर लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं। सो सीड्स विच रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ऐसी सीड्स जिनके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म जो है वो बचा रह गया है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब इसमें हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा है बच्चों? इसका एग्जाम्पल्स है जनरली मोनोकॉट सीड्स आर कैसी बच्चों? एल्ब्यूमिनस सीड्स। जनरली जो मोनोकॉट्स की सीड होती हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं, उनके अंदर एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए उनके पास कॉटिलिडन भी एक ही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और उनका एंडोस्पर्म भी बच जाता है। इसका मतलब हम ये याद कर सकते हैं कि जो मोनोकॉट्स की सीड होती है वो इतनी ज्यादा भुक्कड़ नहीं है। ठीक है, वहां पर इतनी ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके एम्ब्रियो की जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो कम है, वो ज्यादा स्टोर पे ध्यान दे रहे हैं, वो स्टोर करके रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, सो यहां पर अगर नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करते हैं बच्चों, सीड्स विच डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद सीड्स के अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म है वो नहीं बचा है, उन सीड्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा जनरली डायकॉट सीड्स आर नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, जनरली जो अपनी सीड्स होती हैं बच्चों किसकी? डायकॉट की, दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस, उनके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म नहीं बचता है जनरली। ठीक है, देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। यहां पर ट्रिक्स देनी पड़ेंगी मुझे आपको। एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के कुछ एग्जाम्पल यहां पर हमें याद करने हैं। देखिए जो अपनी एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं बच्चों, हमने पढ़ लिया है कि मैम वो ज्यादातर कैसी होती हैं? वो ज्यादातर मोनोकॉट्स होती हैं। तो यहां पर हमें एक एग्जाम्पल से लर्न करना है, BMW रॉक। ठीक है, क्या ट्रिक है? BMW रॉक। देखिए बी से बार्ले, मेज, व्हीट, राइस, ऑनियन, कोकोनट, ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे हैं अपने मोनोकॉट्स। तो जनरली हमने पढ़ा है मोनोकॉट्स की जो सीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक। लेकिन लास्ट जो एग्जांपल है वो है अपना कैस्टर। सो कैस्टर इज अ डायकॉट बट इट हैज एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। तो आपको ऐसे याद रखना है BMW रॉक।
BMW रॉक। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स की, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन सी होती है मैम? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होती हैं जिनके पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद जो कोई भी एंडोस्पर्म यहां पर नहीं बचा है। यहां पर सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज कर लिया गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सीड्स विच डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? यूज्ड एंडोस्पर्म इज यूज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, अगर नहीं बचा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, इसका मतलब किस में यूज कर लिया गया है? एंडोस्पर्म इज यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म को पूरे के पूरे जो है यूज कर लिया गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए अब यहां पर ट्रिक देखते हैं कि मैम कौन सी ट्रिक से हमें यहां पर याद करना है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जनरली क्या होती है बच्चों? जनरली दे आर डायकॉट। तो यहां पर अपनी ट्रिक है पब जी गो। क्या ट्रिक है? पब जी गो। पी बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम, और बच्चों ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे जो हैं ये हैं अपने डायकॉट, ठीक है। डायकॉट की सीड जनरली क्या होती है? डायकॉट की सीड मैम जनरली होती है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो सारे एग्जाम्पल वही हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है अपना ऑर्किड्स। ऑर्किड जो है वो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है बट दे आर मोनोकॉट, ठीक है। सो यहां पर आपको एक्सेप्शंस भी ध्यान रखने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दीज सीड्स। सो यहां पर इसकी ट्रिक हो जाएगी BMW रॉक, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये डायकॉट है। और इसी तरीके से यहां पर ट्रिक हो जाएगी PUBG गो। सो PUBG जो है वो तो आपका डायकॉट है, और लास्ट वाला जो है वो आपका है बच्चों एक मोनोकॉट, बट उसके पास कैसे सीड है? उसके पास है अपनी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, मोटा मोटा आपको यहां पर आइडिया लग जाएगा और ये आपको लर्न भी हो जाएंगे। देखिए अब एनसीईआरटी में यहां पर बहुत सारी सीड्स बच्चों दी गई हैं। देखिए कौन कौन सी सीड्स यहां पर दी गई हैं। एक यहां पर डायकॉट की सीड दी गई, देखिए यहां पर 2 कॉटिलिडन्स हैं इस तरीके से, ठीक है। बीन की सीड है। अब यहां पर एक और डायकॉट है, आपको जो है कैस्टर, हमने पढ़ा है जनरली डायकॉट्स की सीड कैसी होती है बच्चों? जनरली जो डायकॉट्स की सीड है मैम वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। सो यहां पर एक एक्सेप्शन है कैस्टर। देखिए ये कैस्टर की सीड कोट है बाहर वाली, इसके अंदर ये देखिए ये भरा हुआ है बच्चों यहां पर बहुत सारा एंडोस्पर्म, और यहां पर है ये इसके कॉटिलिडन्स। सो ये याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन है कि ये है एक डायकॉट बट इसकी सीड कैसी होती है बच्चों? इसकी सीड होती है एल्ब्यूमिनस, ठीक है बच्चों। और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए ऑनियन का सीड दिया गया है, हमें पता है ऑनियन क्या है? मोनोकॉट है। और जो ऑनियन है उसकी सीड कैसी है बच्चों? एंडोस्पर्मिक। ये देख सकते हैं यहां पर ये एंडोस्पर्म इस तरीके से भरा हुआ है। बाहर क्या है बच्चों? बाहर है सीड कोट, हमने पढ़ लिया है। सीड की पहचान है सीड कोट और उसके अंदर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटिलिडन। तो यहां पर देखिए ये एक सिंगल कॉटिलिडन हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है बच्चों। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं इधर, ये भी एक मोनोकॉट का सीड है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है ना। ये क्या है बच्चों? ये मेज का सीड है। देखिए ये है पेरिकार्प, ठीक है। यहां पर जो सीड की वॉल होती है और जो फ्रूट की वॉल है वो आपस में बिल्कुल ही चिपकी हुई है। और ये देखिए ये बहुत सारा यहां पर एंडोस्पर्म इस तरीके से भरा हुआ है। कैसी सीड है बच्चों? मेज की। मेज की जो सीड होती है मैम वो होती है एल्ब्यूमिनस सीड। इनके अंदर जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ये देखिए एक सिंगल कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं बच्चों? एक सिंगल कॉटिलिडन को हम लोग बोलते हैं मैम स्कूटेलम। तो ये सारा है बच्चों स्कूटेलम, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल को कवर करता है कोलेप्टाइल। ये वाला पार्ट बच्चों रेडिकल है, रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक की, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? देखिए जनरली हमें पता है, हमें एक चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि मैम हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमें पता है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या था बच्चों? ओव्यूल के स्ट्रक्चर में मैम यहां पर था इस तरीके से एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो था उसके बाहर स्पेशल टाइप की सेल्स थी। कौन सी सेल्स थी बच्चों? यहां पर जो सेल्स थी उनका नाम था मैम न्यूसेलस, और न्यूसेलस को मैम बाहर से कवर कर रही थी इस तरीके से, क्या बच्चों? इस तरीके से हमारे ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स। 2 इंटेग्यूमेंट्स थी मैम, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक थी अपनी इनर इंटेग्यूमेंट।
आई होप ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर को, सो हमें ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। देखिए, ये ओव्यूल का बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, अंदर एम्ब्रियो सैक, ये बाहर न्यूसेलस, और न्यूसेलस को कवर करती हैं इस तरीके से इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, आउटर एंड इनर। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है जनरली मैम ये होना चाहिए, जब एक सीड बन जाता है तो न्यूसेलस को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चों कहीं कहीं पर क्या होता है, थोड़ा बहुत सीड के अंदर जो है न्यूसेलस बच जाता है। से फॉर एग्जांपल ये सीड कोट है, ये मैम अपना एम्ब्रियो है, ठीक है, ऐसे जनरल डायग्राम बना रहे हैं, और यहां पर कहीं पर थोड़ा थोड़ा क्या बच गया है, यहां पर बच जाता है न्यूसेलस। ठीक है, सो ये बचा हुआ न्यूसेलस क्या कहलाता है बच्चों, ये बचा हुआ न्यूसेलस कहलाता है पेरिस्पर्म। तो क्या हो जाएगा, रेजिडुअल परसिस्टेंट, बचा हुआ, और रेजिडुअल परसिस्टेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। कुछ भी स्टेटमेंट आपको नीट में मिल सकती है, आपको मिल सकता है रेजिडुअल एंड परसिस्टेंट न्यूसेलस क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म, या फिर रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है, सीड बन गई है, सीड मैच्योर हो गई है, बट उसके अंदर अभी भी न्यूसेलस हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उस बचे हुए न्यूसेलस को बोलते हैं बच्चों पेरिस्पर्म। अब इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल भी और इसका ये डेफिनेशन भी, ब्लैक पेपर और बच्चों बीट। इन दोनों में हमें देखने के लिए मिलता है क्या, इन दोनों में हमें पेरिस्पर्म देखने के लिए मिलता है। मतलब ये ऐसी सीड्स हैं जिनके अंदर न्यूसेलस जो है वो सीड के मैच्योर होने के बाद भी बचा हुआ है। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, बट ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट, कि जिनमें ये न्यूसेलस जो है वो अभी भी बचा हुआ है एक सीड के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, ये बचा हुआ जो न्यूसेलस है, सो क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं मैम पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, देखिए पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में कंफ्यूज नहीं होना है। जो पेरिकार्प होती है, अभी पढ़ा रही हूं मैं आगे, वो फ्रूट की वॉल होती है। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म है अपना बचा हुआ न्यूसेलस। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कि मैम फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ क्या बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। दो तीन चेंजेस तो हमें ऑलरेडी पता है। क्या चेंजेस पता है बच्चों हमें पता है कि मैम ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ये बिफोर पार्ट्स हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बिफोर एंड आफ्टर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर बात हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन की, कि डबल फर्टिलाइजेशन से उस पार्ट को क्या बोलते हैं, और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन उस पार्ट का क्या बन जाता है। देखिए ओव्यूल का क्या बनता है, वी आर क्लियर विद दिस, सीड बनती है मैम। ओवरी से क्या बनता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, ये सभी को क्लियर है। अब देखिए और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमें पता है जो हमारी ओव्यूल होती है, ओव्यूल के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, ओव्यूल के ऊपर होती हैं मैम बहुत सारी इंटेग्यूमेंट्स, दो या एक भी हो सकती है। क्या बोलते हैं, ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स। ये ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स है बच्चों, यही क्या बनाती हैं, यही आगे चलकर बनाती हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट। ठीक है, जो भाई जब ओव्यूल जो है अगर वो सीड बना रहा है, तो जो ओव्यूल की कवरिंग्स है उनसे क्या बन रहा है, ओव्यूल की कवरिंग से बच्चों बन रहा है अपना सीड कोट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता है कि मैम ओव्यूल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एब्सेंट थी। कौन से एंड पर बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड पर, है ना। सो वहां पर उस छेद को क्या बोल रहे थे, है ना, माइक्रोपाइल। क्या था माइक्रोपाइल मैम, एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा स्मॉल पोर था जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट थी ओव्यूल के ऊपर से। ठीक है, सो ये माइक्रोपाइल जो है बच्चों, ये भी क्या बनता है, ये भी आगे चलकर एक स्मॉल पोर बनता है, स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द सीड कोट। देखिए ऑब्वियस सी बात है मैम, जब ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट सीड कोट बन गई हैं, तो जो ओव्यूल के अंदर पोर था माइक्रोपाइल, वो किस में अब बन जाएगा, है ना, वो भी सीड कोट में ही तो एक हल्का सा पोर बनेगा ना, है ना। सो माइक्रोपाइल जो है उसका नाम अभी भी माइक्रोपाइल रहता है, बट अब ये प्रेजेंट होता है सीड कोट के अंदर। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से हमारे पास कोई डायकॉट का सीड है ना। ठीक है, ये हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल कोई यहां पर मैम डायकॉट का सीड है इस तरीके से।
ठीक है, देखिए यहां पर आपको पता है एक हल्का सा निशान होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। ये क्या है बच्चों? हाइलम। हाइलम क्या है? बेसिकली ये एक सीड है, सीड के ऊपर हाइलम एक स्कार होता है, स्कार थ्रू विच, स्कार कहां है? स्कार प्रेजेंट ऑन द सीड कोट। सीड कोट के अंदर एक स्कार है, एक दाग है, एक निशान है, थ्रू विच सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। सीड जो है बच्चों वो कहां अटैच थी? सीड जो है मैम वो अटैच थी अपनी एक फ्रूट के अंदर। जब ये सीड्स जो हैं डी अटैच होती हैं उस फ्रूट से, तो वहां पर एक निशान बन जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर, ठीक है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहां पर हाइलम। अब हाइलम के जस्ट ऊपर बच्चों, हाइलम के जस्ट ऊपर, लेट मी चेंज द कलर, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हाइलम के जस्ट ऊपर एक पॉइंट प्रेजेंट होता है या एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है माइक्रोपाइल। देखिए जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट थी ओव्यूल में से, पहले भी उसका नाम माइक्रोपाइल ही था, लेकिन जब इंटेगुमेंट्स जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गई है, अभी भी उसका नाम माइक्रोपाइल ही है, वो अभी भी एक पोर ही है, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या है बच्चों? माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम, प्रेजेंट अबव द हाइलम। अगर आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी याद है तो बच्चों वहां पर इसका डायग्राम, ये बहुत ही क्लियर कट डायग्राम दिया गया है, दो तरीके से सीड को बनाया गया है वहां पर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, हाइलम जो है वो एक स्कार है और इस हाइलम के जस्ट ऊपर एक ओपनिंग है, यहां पर छोटा सा छेद है, हल्का सा पोर है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। इस माइक्रोपाइल का क्या रोल होगा बच्चों, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं आगे, ठीक है। हमें क्या पता चल गया है? हमें ये पता चल गया है कि मैम ओव्यूल की इंटेगुमेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं एक सीड की इंटेगुमेंट्स। क्यों? क्योंकि ओव्यूल चेंज हो गया है सीड में, ओवरी चेंज हो गई है फ्रूट में मैम, और माइक्रोपाइल जो था जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट थी ओव्यूल के अंदर, वो चीज मैम कन्वर्ट हो गई है माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइल ऑफ द सीड में, ठीक है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बच्चों ये है नोट करने की कि जो यहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन है और जो सीड का फॉर्मेशन है, ये दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। मतलब क्या होता है साइमल्टेनियसली का? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा, साथ ही साथ जो ओवरी है बच्चों वो अपनी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो अपनी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। तो ऐसा नहीं है दोनों प्रोसेसेस अपनी आगे पीछे चलती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं यहां पर ये प्रोसेसेस, फ्रूट का फॉर्मेशन भी और सीड का फॉर्मेशन भी बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक और चेंज बच्चों है जो हमारा रह गया है, यहां पर रह गया है ओवरी वॉल। ओवरी की जो वॉल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाती है बच्चों? वो बनाती है अपनी फ्रूट की वॉल। क्योंकि मैम ओवरी अपनी कन्वर्ट हो गई है फ्रूट में, तो ओवरी की वॉल भी किसकी वॉल बन जाएगी? फ्रूट की वॉल। और फ्रूट वॉल को बच्चों अपने बोलते हैं पेरिकार्प। देखिए पेरिकार्प में और पेरिस्पर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, जो पेरिकार्प है वो एक फ्रूट की वॉल है, ठीक है। देखिए ऐसे, ये अपनी ओवरी, ठीक है, और ये इस ओवरी की वॉल, ये क्या है बच्चों? ये है मैम इस ओवरी की वॉल। ये जो ओवरी की वॉल है ना बच्चों, ये जो अपनी ओवरी की वॉल है, ये क्या कर रही है? यही जो ओवरी की वॉल है यही कन्वर्ट हो रही है किसमें? यही कन्वर्ट हो रही है इस तरीके से बच्चों फ्रूट की वॉल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बन गई है इस तरीके से अपनी फ्रूट की वॉल। Let me erase this because it's too much. This is fruit wall या फिर पेरिकार्प, और ये क्या था बच्चों? ये थी अपनी ओवरी वॉल। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुई है, इसी तरीके से जो ओवरी वॉल है वो भी अपनी पेरिकार्प या फिर फ्रूट की वॉल में चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैम माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है। देखिए माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है इन सीड कोट, है ना मैम। अब तो सीड बन गई है, अब क्या जरूरत है माइक्रोपाइल की? एक छोटी सी ओपनिंग की, एक छोटे से छेद की, है ना। क्या जरूरत है बच्चों उस पोर की? बेसिकली बच्चों जो ये पोर होता है ये फैसिलिटेट करता है किस चीज को? इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड। कब बच्चों? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करेगी बच्चों, कैसे करेगी? एक सीड जो है वो अपनी डोरमेंट स्टेज में रहती है बहुत लंबे टाइम के लिए, है ना, वेरी करता है सीड टू सीड। सो फिर क्या होता है बच्चों, जब सीड को हमें जर्मिनेट करना होता है, हमें उसकी डोरमेंट स्टेज से उसे बाहर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर उसको वाटर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी। तो वो सारी सप्लाई कहाँ से होंगी? वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो सीड के अंदर एंटर करने वाला है थ्रू माइक्रोपाइल। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है बच्चों जब हमें ऑक्सीजन और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना होगा एक सीड के अंदर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों एक माइक्रोपाइल का सीड के अंदर। और मैम बाकी फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है बच्चों? ये तो चेंजेस हैं। रेस्ट जितने भी बच्चों अपने फ्लोरल पार्ट्स है दे डीजनरेट। रेस्ट फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट, ठीक है, सबके सब खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई अब इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जिनका इंपॉर्टेंट रोल था वो आपके पास है, आपके पास सीड है, आपके पास फ्रूट वॉल है, आपके पास फ्रूट है, आपके पास माइक्रोपाइल है, आपके पास सब कुछ है। बाकी सारे के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सीड डॉर्मेंसी की। देखिए 2-3 और टॉपिक्स बचे हुए, इनको भी सीड में इसी में खत्म कर लेते हैं। सीड डॉर्मेंसी, देखिए जैसे जैसे बच्चों सीड मैच्योर होती है, ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं टॉपिक को। जैसे जैसे बच्चों सीड मैच्योर होगी तो सीड क्या करती है? सीड सबसे पहला काम करती है कि अगर उसको डोरमेंट स्टेज में जाना है या सीड को डोरमेंसी में जाना है तो वहां पर वो अपने वाटर कंटेंट को रिड्यूस करती है। एक सीड जो है वो ड्राई होती है, ठीक है, क्योंकि अगर उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। क्योंकि सीड डोरमेंसी का मतलब है एक इनएक्टिव स्टेज। ये ऐसी एक स्टेज होती है बच्चों जिसमें एम्ब्रियो को जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करनी है, उसको डोरमेंट बैठना है, उसको सुस्त बैठना है आराम से, ठीक है। जैसे एग्जाम्स नहीं होते तो हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों सीड को जर्मिनेट नहीं करना है, सीड को डोरमेंट स्टेज में जाना है, ठीक है। तो क्या 2-2, 3-3, 4-4 चेंजेस बच्चों यहां पर आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे सीड मैच्योर होगी, वाटर कंटेंट ऑफ सीड रिड्यूसेस, वाटर कंटेंट ऑफ सीड reduces and seed becomes dry, seed becomes dry। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है नीट के लिए, यहां पर कितना परसेंट पानी बचता है? 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। एक डोरमेंट सीड के अंदर सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर ही बचता है, बाकी सारा वाटर कंटेंट वो अपना रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। जो एक जितनी भी एक एम्ब्रियो के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही थी, केमिकल रिएक्शन चल रही थी बच्चों, उनको स्लो डाउन कर दिया। देखो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उनको स्लो डाउन करते हैं ताकि जो अपना एम्ब्रियो है वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ना करे, ज्यादा एनर्जी अपनी खर्च ना करे। तो यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर दिया जाता है। और बच्चों दिस state of inactivity of embryo is known as dormancy. This state of inactivity of embryo is called seed dormancy। ठीक है, समझे? एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बैठा हुआ है वो डोरमेंट स्टेज में है। इसका ये मतलब है कि उसने अपनी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर दिया है। अब वो मेटाबॉलिज्म ज्यादा शो नहीं करने वाला है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं होने वाली है। इसका मतलब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो चला गया है अपनी डोरमेंट स्टेज के अंदर। अब देखिए क्या होता है, क्या मैम हमेशा के लिए ये एम्ब्रियो जो है डोरमेंट स्टेज में बैठा रहेगा? नहीं बच्चों, हमें पता है कि सीड डोरमेंसी जो है वो वेरी करती है ना। जब हम इस डोरमेंट सीड को दोबारा से देने वाले हैं फेवरेबल कंडीशंस, जब दोबारा से बच्चों फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे कि मैम फेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है? फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी हैं अपनी फेवरेबल कंडीशंस। जब दोबारा से इस डोरमेंट सीड को हम लोग प्रॉपर मॉइस्चर में रखेंगे, हम इसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, इसको प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, सो बच्चों ये दोबारा से क्या होने वाली है? ये सीड हो जाने वाली है अपनी जर्मिनेट।
ठीक है। सो सीड डोरमेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो अपनी एक्टिविटीज को स्लो कर देता है, वो इनएक्टिव हो जाता है बेसिकली। ठीक है। और पानी के लेवल को भी अपने क्या कर लेता है, मॉइस्चर के लेवल को भी मैम वो अपने घटा लेता है। और सीड को जब फाइनली दोबारा से ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं बच्चों, क्या होगा, दोबारा से जब ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी मैम तो वो दोबारा से हो जाने वाला है अपना क्या, वो दोबारा से जर्मिनेट करके, ठीक है, दोबारा से प्लांट को जन्म देने वाला है। ठीक है, सीड जब जर्मिनेट करेगी। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है, ये तो मैम हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सीड को जर्मिनेट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया उसको ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल दे दिया, उसको मॉइस्चर कंटेंट सब कुछ अच्छे से हमने प्रोवाइड कर दिया। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हम एक डोरमेंट सीड को सारी की सारी एक्सटर्नल प्रॉपर कंडीशंस देते हैं। देखो ये कंडीशंस कैसी हैं, ये जो कंडीशंस हैं ये सारी एक्सटर्नल हैं। हम उसको एक किसी भी डोरमेंट सीड को हम सारी की सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दे रहे होते हैं, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मॉइस्चर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों वो सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में बच्चों इंटरनली कुछ दिक्कत होती है। यहां पर इंटरनल फैक्टर्स का रोल होता है। जैसे कि मैम कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चों, जो एम्ब्रियो होता है वो इमेच्योर होता है अपना, है ना, एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर है तो वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्ड सीड कोट होती है। देखिए अब सीड कोट पे तो आप कितनी ही अच्छी एक्सटर्नल कंडीशंस देते रहें, अगर किसी सीड की जो हार्ड सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसके अंदर पानी कभी जाएगा ही नहीं, वो कभी जर्मिनेट ही नहीं करेगी। और बच्चों यहां पर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का भी रोल होता है। यहां पर अगर एक्सटर्नल कंडीशंस बिल्कुल ठीक है और इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है और सीड जर्मिनेट नहीं कर रही है तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर हो सकता है सीड के अंदर, इसलिए सीड जर्मिनेट ना करे, या फिर सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, इम्परविएबल हो सकता है, इम्परवियस हो सकता है टू वाटर एंड गैसेस। ठीक है। और यहां पर एक सीड के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं करती है बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस की यहां पर बात करते हैं, जैसे फिनोलिक एसिड, ठीक है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, है ना, वो सब यहां पर एग्जांपल्स आते हैं, बट ये 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर इनकी जरूरत नहीं, यहां पर आप ये दो याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, इमेच्योर एम्ब्रियो एंड हार्ड सीड कोट। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड की। देखिए अभी हमने बात करी है सीड के बारे में, सीड की डोरमेंसी के बारे में, कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में लेकर चला जाता है और बैठा रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो दोबारा से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है वायबिलिटी ऑफ सीड। देखिए वायबिलिटी का क्या मतलब होता है, वायबिलिटी का मतलब होता है मैम एक फ्रूट में से सीड निकला, मतलब सीड डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्सल ऑफ सीड हुआ। डिस्पर्सल ऑफ सीड होने के टाइम से मैम कितने दिन बाद तक ये जो सीड है ये जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, सो यहां पर बच्चों वायबिलिटी ऑफ सीड क्या हो जाएगा, वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ सीड, the ability of seed to retain the power of germination, the power of germination over a period of time आफ्टर डिस्पर्सल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्पर्स होने के बाद, फ्रूट में से निकलने के बाद या डिस्पर्सल होने के बाद कितने टाइम तक जो सीड है वो अपनी एबिलिटी को, जर्मिनेशन की एबिलिटी को रिटेन रखता है, उसको हम कहते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल इज कॉल्ड, उस एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग वायबिलिटी ऑफ सीड। अब जो बच्चों वायबिलिटी ऑफ सीड होती है ये हाईली वेरिएबल है, ये सीड टू सीड वेरी करती है, हाईली वेरिएबल, और ये सीड टू सीड या फिर स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ये वेरिएबल है। अब यहां पर एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों, नीट में भी सवाल आ चुका है, ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों एग्जांपल। ठीक है, इसको आप बेटर होगा कि यहां पर टेबुलर फॉर्म में लिखें ताकि आपको ये चीज बहुत जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए बनाइए एक टेबल। सो यहां पर हम लिखेंगे प्लांट का नाम, यहां पर हम लिखेंगे प्लेस का नाम कि कहां से ये हमें सीड मिली है, और यहां पर लिखेंगे बच्चों हम कि कितने ईयर्स तक जो है ये सीड अपनी वायबिलिटी इन्होंने रिटेन रखी है। ठीक है, देखिए पहला जो प्लांट है बच्चों यहां पर है ल्यूपाइन।
ल्यूपाइन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये हमें कहां से मिले हैं बच्चों? ये हमें जो सीड है ये मिली है आर्कटिक टुंड्रा से। कौन सी जगह से मिली है? आर्कटिक टुंड्रा से। और ऐसा देखा गया है कि इन सीड्स की जो वाइबिलिटी है वो रही है 10,000 साल। 10,000 ईयर्स तक ये सीड जो है वाइबल रही है आफ्टर डिस्पर्सल। और ये सबसे ओल्डेस्ट सीड है बच्चों, नॉन ओल्डेस्ट सीड। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास। तो सबसे ओल्डेस्ट सीड कौन सी है? ल्यूपाइन या फिर ल्यूपिनस आर्कटिकस की सीड्स हैं मैम। कहां से मिली है बच्चों? आर्कटिक टुंड्रा से मिली हैं। और 10,000 साल तक इन्होंने अपनी जर्मिनेशन की एबिलिटी को रिटेन रखा है। इसी तरीके से इसी टेबल में ऐड कर लेना बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर डेट पाम। डेट पाम और साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। ये कहां से मिली है बच्चों? ये सीड हमें मिली है किंग हेरोड्स पैलेस। किंग्स हेरोड पैलेस नियर डेड सी। नियर डेड सी। ठीक है, और कितने साल पुरानी है बच्चों? इन्होंने कितने साल तक अपनी जर्मिनेशन की एबिलिटी को जो है रिटेन रखा है? 2000 ईयर्स तक ये वाइबल रही है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, हमें ध्यान रखना है। 10,000 साल तक ल्यूपाइन की सीड्स ने अपनी वाइबिलिटी रखी है आफ्टर डिस्पर्सल, और 2000 ईयर्स तक रखी है डेट पाम की सीड्स ने अपनी वाइबिलिटी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि आफ्टर डिस्पर्सल जो सीड्स हैं वो कितने भी दिन तक जो है वाइबल रह सकती हैं। वो डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, जो है ये चीज वेरी करती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं बच्चों। जब सब पढ़ ही लिया है सीड के बारे में तो यहां पर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक सीड की। देखिए, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट, जैसे कि टेरिडोफाइट, जैसे कि अपने जिम्नोस्पर्म्स वगैरह वगैरह, तो उसमें हमने ये देखा है कि मैम वहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, टेरिडोफाइट्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड बच्चों कौन सा था? एल्गा। ठीक है, अपना थैलोफाइटा। वहां पर हमें ये देखने के लिए मिलता है बच्चों कि मैम जो पॉलिनेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पानी के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहां पर एक एडवांटेज ये होता है बच्चों, जो यहां पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं, एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं जैसे कि पॉलिनेशन, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और जो अपना फर्टिलाइजेशन है बच्चों, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, है ना। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। यहां पर ना तो पॉलिनेशन के लिए ना ही फर्टिलाइजेशन के लिए, दोनों प्रोसेसेस के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने पढ़ रखा है मैम जो लोअर प्लांट्स होते हैं वहां पर वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट बच्चों यहां पर सीड फॉर्मेशन इज, जो सीड का बनना है, सीड का जर्मिनेशन है, सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेबल प्रोसेस। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है मैम। जब सीड को हम चाहेंगे जर्मिनेट करे तभी जर्मिनेट करेगी, जब हम उसको पानी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, एडवांटेजेस है हमारे लिए। सीड को लंबे टाइम तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों सीड की जो एडवांटेज है, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर विदाउट सीड बच्चों? नॉट पॉसिबल। सो एग्रीकल्चर का पूरा बेसिस क्या है? पूरा का पूरा बेसिस है अपना सीड। लंबे टाइम के लिए इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। आपको हमने भी पढ़ लिया है कि मैम सीड्स जो है उनमें डिहाइड्रेशन होता है और सीड जो है वो डोरमेंट भी होती हैं। तो इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम लंबे टाइम तक इनको स्टोर कर सकते हैं। और बच्चों अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं मैम? नेक्स्ट ईयर्स तक, आने वाले अगले सालों में हम इनको एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं। सो कितना बड़ा एडवांटेज है बच्चों। पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है उसका बेसिस इज सीड है। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी होने की वजह से इनको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और हमें पता है मैम ये सीड ही तो है जो हमारे पूरे साल का फूड है ना। सीड से क्या बनता है बच्चों? फ्रूट हमारा सारा पूरे साल का फूड है। और नेक्स्ट ईयर के लिए इन्हीं सीड्स को हम एज अ ग्रो भी कर सकते हैं, है ना। इनको हम यूज भी कर सकते हैं टू ग्रो न्यू प्लांट्स। सो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यहां पर सीड की। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। ठीक है, और एडवांटेजेस देख लेते हैं बच्चों सीड की। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसका मतलब ये है कि मैम जो सीड है उसमें हमें देखने के लिए मिलने वाली हैं बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस, तो जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब है मैम यहां पर जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, और जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब यहां पर एवोल्यूशन के चांसेस है ना। जब दो पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसका मतलब इट्स गुड थिंग फॉर नेचर। वेरिएशंस आएंगी ज्यादा से ज्यादा जो हमें चाहिए नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों यहाँ पर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम अगर हम एक सीड को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसके ऊपर होता है हार्ड सीड कोट, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों? हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट ये क्या किस चीज में काम आता है बच्चों? ये करता है मैम, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। भैया एम्ब्रियो क्या है बच्चों? मैम प्लांट का बच्चा है ना, इसी से तो आगे प्लांट बनेगा बच्चों। ये क्या है? ये एक छोटा सा जाइगोट मान सकते हो आप इसको, जाइगोट भी नहीं मान सकते, जाइगोट का यहाँ पर एक्चुअली एक डेफिनेट स्टेज है जब जाइगोट बनता है। तो आप ये मान सकते हो डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब बच्चा, आगे चल के ये क्या करने वाला है? ये जो एम्ब्रियो है आगे चल के पूरा का पूरा प्लांट बनाने वाला है। सो बेसिकली हार्ड सीड कोट से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है मैम, यहां पर फूड जो है वो भी अवेलेबल है। स्टोर्ड फूड इज अवेलेबल। कब तक? जब तक ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो खुद से बड़ा होकर फोटोसिंथेसिस ना करने लग जाए। तो देखिए बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट चीज है सीड। सीड के पास हर वो फैसिलिटी है इस एम्ब्रियो के लिए जो इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, इसको फूड भी प्रोवाइड कर रही है। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी सीड को, ये जर्मिनेट नहीं करेगा और ये वायबल भी रहेगी। सीड क्या रहेगी बच्चों? इन दोनों फीचर्स की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से और फूड होने की वजह से, जो ये एम्ब्रियो है बच्चों ये अपनी वाइबल स्टेज में रहने वाला है, ठीक है। सो यहां पर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है हमारे पास। एक लास्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों यहां पर डिस्पर्सल। सीड जो है वो इजीली कहीं कहीं दूर दूर तक मैम इजीली डिस्पर्स हो सकती हैं और नई नई लोकेशंस पर भी जाकर जो नए प्लांट्स हैं वो अपने ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बच्चों जो सीड्स के थ्रू यहां पर एंजियोस्पर्म्स को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों फ्रूट की। देखिए फ्रूट हमें पता है, फ्रूट जो है वो 3 टाइप के हमें पढ़ने हैं अपने कोर्स में, ट्रू फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और बच्चों यहां पर हमें डिस्कस कर रहे हैं फॉल्स फ्रूट्स। चलिए एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है अपना ट्रू फ्रूट। देखिए ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं बच्चों? हमें पता है कि मैम ओवरी, ओवरी से ही क्या बनेगा बच्चों? हमें पता है इस ओवरी से ही बनने वाला है फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है बच्चों? ओवरी से ही मैम बनता है फ्रूट। देखिए कैसे, देखिए ये है अपनी ओवरी वॉल और इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। अब बच्चों जो ये ओवरी की वॉल है किसमें कन्वर्ट होती है? ये जो ओवरी की वॉल है मैम यही कन्वर्ट होती है अपनी फ्रूट वॉल के अंदर। ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी की जो वॉल है वो कन्वर्ट हो जाती है मैम फ्रूट वॉल के अंदर या फिर पेरिकार्प। एक ही बात है, फ्रूट वॉल को ही क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रूट वॉल को ही हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब देखिए जरा, यहां पर ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं बच्चों जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं। हाँ जी, फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। या फिर हम एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं और फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल। फर्टिलाइज हो गई है जो ओवरी, उसकी ओवरी वॉल से क्या बन रहा है? उसकी ओवरी वॉल से ही तो फ्रूट वॉल बन रही है, पेरिकार्प बन रही है। फ्रूट वही तो है ना। इसका मतलब मैम जब ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो और वो फ्रूट जो बनता है आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन, उसको मैम हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों आपके पास, इसके 2 टाइप के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। यहां पर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट है और कुछ यहां पर दिए हुए हैं फ्लैशी फ्रूट। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट की, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों
मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट, यहां पर अपना एग्जाम्पल बन जाएगा ड्राई फ्रूट के अंदर मस्टर्ड एंड बच्चों ग्राउंड नट, ठीक है। और यहां पर अगर फ्लैशी फ्रूट की बात करते हैं तो फ्लैशी फ्रूट में अपने आ जाएंगे यहां पर ऑरेंज, मैंगो, गुआवा। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, OMG, ऑरेंज, मैंगो एंड बच्चों गुआवा। सो यहां पर क्या चीज क्लियर है, यहां पर एक चीज क्लियर है मैम, ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, या फिर जो हमारी ओवरी की वॉल थी वही फ्रूट में कन्वर्ट हुई है, यानी पेरिकार्पी जो है वो फ्रूट है। अभी देखेंगे जैसे मैंगो में हम क्या खाते हैं बच्चों, मैंगो में जो हम खा रहे हैं वो एंडोकार्प खा रहे हैं, ठीक है। सो एंडोकार्प नहीं, सॉरी, मीजोकार्प है ना। और जो ऊपर वाला पल्प होता है एक मैंगो का वो क्या होता है, वो होता है एपिकार्प। तो एपिकार्प कहो चाहे मीजोकार्प कहो चाहे एंडोकार्प कहो, तीनों किसके पार्ट है बच्चों, ये तीनों पार्ट होते हैं अपनी फ्रूट वॉल के। तो मैंगो के अंदर हम जो मीजोकार्प खा रहे हैं वो भी पेरिकार्प का ही पार्ट है। तो ट्रू फ्रूट्स बेसिकली हम क्या खा रहे हैं, हम फर्टिलाइज्ड ओवरी को यहां पर खा रहे हैं। दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई जैसे कि मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, और OMG से आप याद कर सकते हैं बच्चों फ्लैशी ट्रू फ्रूट्स को, ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक दूसरे टाइप के फ्रूट होते हैं फॉल्स फ्रूट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रूट तो है लेकिन फॉल्स फ्रूट है। सो फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस, ठीक है। थैलेमस आपको पता है, थैलेमस क्या था मैम, थैलेमस तो फ्लावर का वो पार्ट था जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लोरल अपेंडेजेस या सारे के सारे वर्ल्स जो थे वो अटैच थे। ये थैलेमस जिसको हम लोग रिसेप्टिकल भी बोल रहे थे, है ना, यही बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए कई बार क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जब ओवरी से फ्रूट ना बने, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से नहीं बनते हैं, वो ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बनते हैं। जैसे अगर हम इन फ्रूट्स की बात करते हैं, यहां पर अपने पास 3 एग्जाम्पल है बच्चों, हमें तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने, नीट में आ चुका है सैक से, है ना, सैक मतलब बोरा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों एप्पल, और तीसरा एग्जाम्पल है यहां पर कैश्यू। तो सैक से आप याद कर लेंगे इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स को, चाहे स्ट्रॉबेरी कहें, चाहे हम लोग कहें कैश्यू, और चाहे हम लोग कहें एप्पल, तीनों में हम खा रहे हैं फॉल्स फ्रूट। तीनों में ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस जो है ये ग्रो कर जाती है इस तरीके से, ठीक है। सो यहां पर डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम नीट में आ चुका है बच्चों। देखिए ये जो एप्पल का एडिबल पार्ट है ये होता है थैलेमस, फॉल्स फ्रूट खा रहे हैं एप्पल के अंदर हम। और ये देखिए यहां पर ये है अपनी सीड, और सीड के आसपास क्या है बच्चों, एंडोकार्प और मीजोकार्प। इसका मतलब ये क्या है, एंडोकार्प और मीजोकार्प, ये है मैम पेरिकार्प, है ना। ये ओवरी की वॉल से बनता है फ्रूट का वॉल। सो वो बहुत ही अंदर है, ये सारा जो एडिबल पार्ट है ये हम खा रहे हैं थैलेमस। इसी तरीके से बच्चों एक स्ट्रॉबेरी के अंदर, उसमें भी हम लोग थैलेमस खा रहे हैं, ये सारा थैलेमस है। इसी तरीके से जो कैश्यू होते हैं वो भी थैलेमस हम खा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से नहीं बनते हैं, ये बनते हैं थैलेमस से, ठीक है। सो फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम थैलेमस, जैसे कि सैक मतलब बोरा, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैश्यू। ये डायग्राम भी नीट में पूछा जा चुका है, आपको इसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट टाइप के फ्रूट्स के, जो है अपने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, इनमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सो यहां पर लिख लेते हैं फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। मतलब यहां पर मैम फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रूट बनाने की। हम तो अभी तक ये पढ़ रहे थे कि जो ओवरी होती है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स फ्रूट, तो यहां पर तो मैम फ्रूट बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। यस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो है मैम उसमें हम बच्चों फ्रूट्स को इंड्यूस करके बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, अब देखिए अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट बना है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो जनरली बच्चों ये जो फ्रूट्स होते हैं दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे कि बनाना। जो बनाना है अपना ये सीडलेस फ्रूट है बच्चों, और ये एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यहां पर होता है। अब देखिए बहुत सारे फ्रूट जब हम पार्थिनोकार्पिक बनाते हैं तो हम बनाते हैं बच्चों इनको इंड्यूस करके विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। सो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं,
पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय यूजिंग ग्रोथ हॉर्मोन्स। पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय यूजिंग ग्रोथ हॉर्मोन्स। जैसे अगर आपको 11th क्लास का याद हो बच्चों, ऑक्सिन को यूज करके हम टमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं, याद है आपको? ठीक है, ऑक्सिन को यूज किया जाता है टू मेक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऑफ टोमेटो। सो क्या पढ़ लिया है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में? मैम ट्रू फ्रूट्स तो वो होते हैं जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो मैम ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनते हैं, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बच्चों वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन यहां पर नहीं होती है तो यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर कोई भी सीड का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर हम ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से जो है वो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। सो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हार्मोन्स की हेल्प से जो है फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। सो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए वो आपको पता होना चाहिए। ट्रू फ्रूट्स में ड्राई में क्या क्या एग्जाम्पल हैं? ड्राई फ्रूट्स में एग्जाम्पल हैं आपके मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। फ्लैशी ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल है ऑरेंज, मैंगो, गुआवा। फॉल्स फ्रूट्स में आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं विद द ट्रिक ऑफ सैक, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैश्यू। इसी तरीके से बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आपको ध्यान रखना है बनाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल ही लर्न होने चाहिए अच्छे से। चलिए बच्चों, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक, और साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए।